वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक समान भाषा और कई अन्य समानताओं के बावजूद जर्मन लोग बड़ी संख्या में राज्यों में विभाजित रहे। जोहान वॉन हेडर 1744 से 1803 और फ्रेडरिक स्लेगल 1772 से 1829 जैसे बुद्धिजीवियों ने जर्मन राष्ट्र के विचार को उसके अतीत का महिमा मंडन करके बढ़ावा दिया। हेडर का मानना था कि सभ्यता आम लोगों यानी वोल्कस लोग की संस्कृति का परिणाम है और उन्होंने एक अद्वितीय जर्मन भावना वॉल्किस्ट के विचार को आगे बढ़ाया। जे जी फिक्टे 1762 से 1814 ने जर्मन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कई भाषण दिए। उन्होंने दावा किया कि जर्मन भावना अकेले भावनाओं में से एकमात्र नहीं है, बल्कि बाकी सभी से श्रेष्ठ है। इसने जर्मनों के बीच राष्ट्रवाद के विचारों को प्रेरित और बढ़ावा दिया। नेपोलियन से पहले जर्मनी लगभग 360 रियासतों से मिलकर बना था। नेपोलियन ने अनजाने में राइन परिसंघ का गठन करके राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया। इससे पहली बार जर्मनी को एकता का एहसास हुआ। हालांकि वियना कांग्रेस ने इसे 39 राज्यों वाले जर्मन परिसंघ में परिवर्तित कर दिया और इसे ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में कर दिया। फिक्टे के भाषणों के समय ऑस्ट्रिया जर्मन राज्यों के संघ में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशिया के क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए था। इससे प्राशिया में अपने अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त करने की भावना जागृत हुई। उसने अपनी सेना का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया। भर्ती योग्यता के आधार पर होती थी, न कि पुराने कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा के आधार पर। प्राशिया में उदारवाद और आधुनिकीकरण के उत्साह के साथ साथ राष्ट्रवाद भी प्रबल था। प्राशिया सीमा शुल्क संघ जोल्वेरियन की स्थापना में सफल रहा। 1840 के दशक तक इसमें ऑस्ट्रिया के नियंत्रण वाले राज्यों को छोड़कर अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए और इसने जर्मन राज्यों को आर्थिक एकता प्रदान की। 1848 में जन दबाव के कारण निर्वाचित विधानसभा की स्थापना हुई। उसी वर्ष फ्रैंकफर्ट सभा का आयोजन हुआ। चुने हुए अधिकांश सदस्य उदारवादी थे, जिनका मानना था कि एक उदार राष्ट्रवादी जर्मन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। जर्मन राष्ट्र की परिभाषा को लेकर उनमें मतभेद था। महान जर्मनी की मांग करने वाले प्रतिनिधियों का मानना था कि जर्मन राष्ट्र में हंगरी को छोड़कर ऑस्ट्रिया सहित यथासंभव अधिक से अधिक जर्मनों को शामिल किया जाना चाहिए और ऑस्ट्रियाई सम्राट को राजमुकुट की पेशकश की जानी चाहिए। कुछ प्रतिनिधियों ने छोटे जर्मनी का विचार रखा, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया को जर्मन राष्ट्र से बाहर रखा जाना चाहिए और प्राशिया के राजा को राजमुकुट की पेशकश की जानी चाहिए। अंततः ऑस्ट्रिया सभा से अलग हो गया। सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया गया और छोटे जर्मनों ने प्राशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम को संवैधानिक राजतंत्र की पेशकश की। हालांकि इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे सभा द्वारा उन्हें राजमुकुट की पेशकश के क्रांतिकारी विचार को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मन राज्यों को अपने नेतृत्व में एकजुट करने के उद्देश्य से इसे एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया।
उन्होंने एकीकरण प्राप्त करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। उन्हें यह एहसास था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ सशस्त्र संघर्ष के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। उन्होंने कूटनीतिक चालों के माध्यम से ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ संघर्ष को जन्म दिया। बिस्मार्क ने रूस के साथ वार्ता शुरू की और प्रासिया और ऑस्ट्रिया के बीच संघर्ष की स्थिति में रूस की तटस्थता सुनिश्चित की। जर्मनी के एकीकरण को प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क को 3 युद्ध लड़ने पड़े। बिस्मार्क ने टिप्पणी की, भाषणों के माध्यम से नहीं, और क्या बहुमत के प्रस्तावों से युग की बड़ी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन रक्त और लोहे के बल पर। स्लेस्विंग और होल्स्टीन क्वेश्चन। स्लेस्विंग और होल्स्टीन डेनमार्क के नियंत्रण में जर्मन राज्य थे। 1863 में डेनमार्क के राजा ने इन दोनों रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को डेनमार्क के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। 1864 में प्रासिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं ने डेनमार्क को पराजित किया। वियना संधि के अनुसार डेनमार्क ने इन रियासतों को प्रासिया और ऑस्ट्रिया को सौंप दिया। स्लेस्विंग और होल्स्टीन के भविष्य को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। ऑस्ट्रिया इन्हें जर्मन परिसंघ का हिस्सा बनाना चाहता था, जबकि बिस्मार्क इन्हें अलग-अलग प्रशासित करना चाहता था। 1865 में गैस्टिन संधि के द्वारा यह सहमति बनी कि होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में और स्लेस्विंग प्रसिया के नियंत्रण में रहेगा। होल्स्टीन में बड़ी संख्या में जर्मन आबादी थी और यह प्रासियाई क्षेत्र में स्थित था, जिससे ऑस्ट्रिया के लिए इसका प्रशासन करना कठिन हो गया। जब ऑस्ट्रिया ने इस मामले को जर्मन परिसंघ की संसद में उठाने का निर्णय लिया, तो उसने गैस्टिन संधि का उल्लंघन किया। बिस्मार्क ने प्रासियाई सैनिकों को होल्स्टीन पर कब्जा करने का आदेश दिया। ऑस्ट्रो-प्रूसियन वॉर ऑफ 1866। अपनी कूटनीति के जरिए बिस्मार्क ने रूस और फ्रांस की तटस्थता सुनिश्चित कर ली थी। उसे पिडमोंट सर्डिनिया का समर्थन भी मिला, जो ऑस्ट्रिया को वेनेसिया से बाहर निकालना चाहता था। इस तरह यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑस्ट्रिया को किसी भी बड़ी शक्ति से समर्थन नहीं मिलेगा, उसने ऑस्ट्रिया को प्रासिया पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रो-प्रासिया युद्ध को 7 सप्ताह के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रासिया ने बोहेमिया में साडोवा या कनिंग्रेड्ज की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। जहां एक ओर प्रासियाई सेना ऑस्ट्रिया में आगे बढ़कर वियना पर कब्जा करना चाहती थी, वहीं बिस्मार्क ने इसका विरोध किया। प्राग की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। ऑस्ट्रिया जर्मन परिसंघ से अलग हो गया। उत्तरी राज्यों को प्रासिया के अधीन एक उत्तरी जर्मन परिसंघ के रूप में संगठित किया गया। यद्यपि इटली इस युद्ध में पराजित हुआ था, फिर भी प्रासिया को दिए गए अपने समर्थन के बदले उसे वेनेसिया प्राप्त हुआ। उत्तरी जर्मन परिसंघ में मैन नदी के उत्तर में स्थित 22 राज्य शामिल थे। 1 जुलाई 1867 को एक नया संविधान लागू हुआ। दक्षिणी राज्यों को अपने पक्ष में करने के प्रयास में बिस्मार्क ने उनके प्रति एक मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। फ्रैंको-प्रूसियन वॉर ऑफ 1870-71। इसके बाद बिस्मार्क ने दक्षिणी जर्मन राज्यों को एकजुट करने के लिए प्रासिया और फ्रांस के बीच फूट डालने पर ध्यान केंद्रित किया। स्पेन के सिंहासन के उत्तराधिकार के मुद्दे पर उन्हें यह अवसर मिला। स्पेन में हुई क्रांति के बाद, जिसमें रानी
इसाबेला को देश छोड़कर जाना पड़ा। सिंहासन प्रसिया के राजा के रिश्तेदार राजकुमार लियोपोल्ड को दिया गया। इस मुद्दे पर फ्रांस में आक्रोश फैल गया। राजकुमार लियोपोल्ड द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर युद्ध का खतरा टल गया। बिस्मार्क निराश हुए। हालांकि एक नया अवसर तब उत्पन्न हुआ जब फ्रांस के विदेश मंत्री ग्रामोंट ने एम्स में प्रासिया के राजा से मुलाकात की। उन्होंने मांग की प्रासिया भविष्य में स्पेन के सिंहासन पर दावा न करने का वादा करे। प्रासिया के राजा ने इस चर्चा के बारे में बिस्मार्क को एक टेलीग्राम भेजा। इन्होंने इसे इस प्रकार संपादित किया कि फ्रांसीसियों को लगा कि उनके राजदूत का अपमान हुआ है, जबकि प्रासियाई लोगों को लगा कि उनके राजा को अपमानित किया गया है। एम्स की इस टेलीग्राम ने फ्रांको प्रासिया युद्ध को जन्म दिया। फ्रांस ने प्रासिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। सेडान की लड़ाई 2 सितंबर 1870 में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी राजा नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि बिस्मार्क ने पेरिस की ओर अपना मार्च जारी रखा और उस पर कब्जा कर लिया। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। बिस्मार्क ने फ्रांस पर कठोर शर्तें थोपी। फ्रांस ने अल्सैस लोरेन को सौंप दिया और भारी युद्ध हर्जाना देने पर सहमति व्यक्त की। वर्साई पैलेस में प्रासिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिसमें उत्तरी जर्मन परिसंघ और दक्षिणी राज्य दोनों शामिल थे। इस प्रकार कूटनीति और युद्ध के संयोजन से जर्मनी का एकीकरण हुआ। द फाउंडिंग ऑफ द थर्ड रिपब्लिक इन फ्रांस। सेडान की लड़ाई के बाद नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया और बाद में पेरिस में गणतंत्रवादियों के एक समूह ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका। एक नया संविधान तैयार होने तक देश पर शासन करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। फरवरी 1871 में राष्ट्रीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अधिकांश सदस्य राजतंत्रवादी थे। ऐसा नहीं था कि फ्रांसीसी जनता राजतंत्र को पसंद करती थी, बल्कि वे शांति की कामना करते थे। राजतंत्रवादी बुरी तरह से विभाजित थे और इसीलिए लगभग 4 वर्षों तक सरकार के स्वरूप के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सका। अंततः जनवरी 1875 में राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्रात्मक सरकार का स्वरूप चुना। इसने फ्रांस में तीसरे गणतंत्र की स्थापना का संकेत दिया। धन्यवाद।